हमारे चारों तरफ एक दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जो हमें दिखती नहीं, पर हमारी जिंदगी पर उसका बहुत गहरा असर है। तो आज चलिए इसी अनदेखी दुनिया में गोता लगाते हैं और समझते हैं सूक्ष्म जीवों के बारे में। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, इस दुनिया में सबसे बड़ी आबादी किसकी है? कौन है जिसका असल में इस धरती पर राज है? तो इसका जवाब शायद वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचेंगे। इंसान नहीं, बल्कि सूक्ष्म जीव। जी हां, एक ऐसी विशाल अनदेखी आबादी जो हर जगह है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सूक्ष्म जीव हैं क्या चीज? चलिए, अब इस अदृश्य दुनिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, सूक्ष्म जीव मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये वो जिंदा चीजें हैं जो इतनी इतनी ज्यादा छोटी होती हैं कि इन्हें अपनी आंखों से देखना नामुमकिन है। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। और जब हम कहते हैं बहुत ज्यादा, तो हमारा मतलब कुछ हजार या लाख से नहीं है। बात हो रही है अरबों खरबों की। मतलब धरती पर मौजूद हर एक इंसान के लिए करोड़ों अरबों सूक्ष्म जीव हैं। इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि हम ठीक से अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अच्छा, अब सोचिए, इतनी बड़ी, इतनी डाइवर्स आबादी, इसे वैज्ञानिक समझते कैसे होंगे? मतलब इसका कोई तो तरीका होगा ना, कोई सिस्टम? बस यहीं पर काम आता है जीवन का वर्गीकरण, जिसे हम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। देखिए, ये क्लासिफिकेशन का आइडिया कोई एक दिन में नहीं आया। ये सदियों का सफ़र है। बहुत पहले अरस्तू ने कोशिश की, फिर 1735 में आए लिनेस, जिन्होंने सब कुछ पौधों और जानवरों में बांट दिया। लेकिन असली ब्रेक थ्रू आया 1969 में, जब आर.एच. विटेकर ने अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जो आज भी काफ़ी हद तक माना जाता है। ये पूरा सफ़र दिखाता है कि कैसे हमारी समझ धीरे धीरे बढ़ी। तो विटेकर के ये 5 किंगडम हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। इसे ऐसे समझिए कि जिंदगी एक बहुत बड़ा पेड़ है और ये पांचों इसकी सबसे बड़ी, सबसे मुख्य शाखाएं हैं। हर जिंदा चीज इन्हीं में से किसी एक शाखा पर फिट होती है। ठीक है, तो जिंदगी का ये बड़ा सा नक्शा तो हमारे सामने है, पर हमारे आज के हीरो यानी ये सूक्ष्म जीव, ये इस नक्शे पर कहाँ फिट होते हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो देखिए, ज्यादातर सूक्ष्मजीव पहले 3 किंगडम में ही सिमट जाते हैं। सबसे पहले है मोनेरा, ये बैक्टीरिया का घर है। फिर आता है प्रोटिस्टा, जिसमें प्रोटोजोआ जैसे जीव होते हैं। और तीसरा है कवक यानी फंगस, जिसमें यीस्ट और मोल्ड्स आते हैं। ये अपना एक अलग ही किंगडम है। अब यहाँ एक सवाल आ सकता है, कवक मतलब फंगस, ये देखने में थोड़े बहुत पौधों जैसे लगते हैं, तो इन्हें अलग क्यों रखा गया है? वजह बहुत दिलचस्प है। देखिए, पौधों की सेल वॉल सेलुलोज से बनती है, पर फंगस की काइटिन से। पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, धूप से, लेकिन फंगस नहीं, वो दूसरों पर निर्भर हैं। बस यही छोटे छोटे लेकिन बहुत जरूरी फर्क हैं जो इन्हें एक बिल्कुल अलग किंगडम बनाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा और जूम इन करते हैं, और भी गहरे और भी बुनियादी लेवल पर। यहां हम बात करेंगे उस महान विभाजन की जो जिंदगी को 2 हिस्सों में बांटता है। और ये सब इस पर निर्भर करता है कि किसी जीव की कोशिकाएं यानी सेल्स बनी कैसे हैं। तो देखिए, यहां पर 2 तरह के खिलाड़ी हैं। एक तरफ हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ये एकदम सिंपल होते हैं, जैसे बैक्टीरिया में। इनका सारा जेनेटिक मटेरियल सेल में बस ऐसे ही बिखरा रहता है, कोई खास न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं होता। और दूसरी तरफ हैं यूकैरियोटिक सेल। ये ज्यादा एडवांस हैं। प्रोटोजोआ से लेकर हम इंसानों तक सब इन्हीं से बने हैं। इनमें जेनेटिक मटेरियल एक झिल्ली वाले न्यूक्लियस के अंदर एकदम सुरक्षित पैक रहता है। इस प्रोकैरियोटिक सेल को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक स्टूडियो अपार्टमेंट की कल्पना करना। मतलब सब कुछ एक ही बड़े से कमरे में है। किचन भी वहीं, बेडरूम भी वहीं, कोई दीवारें नहीं, कोई अलग कमरे नहीं, एकदम सिंपल, एफिशिएंट। और सच तो ये है कि जिंदगी का सबसे पहला डिजाइन यही था। और अगर प्रोकैरियोटिक एक स्टूडियो अपार्टमेंट था, तो यूकैरियोटिक सेल है एक बड़ी सी हवेली। यहाँ हर काम के लिए अलग अलग स्पेशलाइज कमरे हैं। इन कमरों को हम ऑर्गेनेल कहते हैं। मतलब पावर बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया नाम का पावर हाउस, जेनेटिक ब्लूप्रिंट रखने के लिए न्यूक्लियस नाम का सेफ। सब कुछ एकदम व्यवस्थित। तो सब कुछ कितना साफ सुथरा लग रहा है ना? किंगडम है, सेल के टाइप हैं, सब कुछ अपनी जगह पर। लेकिन इस पूरे सिस्टम में एक ऐसा खिलाड़ी है जो किसी भी नियम को नहीं मानता, एक बागी, और उसका नाम है वायरस। वैज्ञानिक इसे कहते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। और सच में ये एक लाइन ही वायरस की पूरी कहानी बयां कर देती है।
ये जिंदगी और मौत, या कहें कि जिंदा और बेजान के बीच की उस धुंधली सी बाउंड्री पर खड़े हैं। ये जीवन की हमारी अपनी परिभाषा को ही चैलेंज करते हैं। इसकी दोहरी जिंदगी को समझिए। जब ये किसी बेजान सतह पर है, जैसे किसी टेबल पर, तो ये एक बेजान कण से ज्यादा कुछ नहीं है, एकदम निष्क्रिय। लेकिन जैसे ही इसे कोई जिंदा सेल मिल जाता है, ये एक्टिवेट हो जाता है। ये उस सेल की पूरी मशीनरी को हाईजैक कर लेता है और उसे अपनी फैक्ट्री बना लेता है, अपने जैसे हजारों और वायरस बनाने के लिए। और बस यही वो वजह है, यही वो दोहरी जिंदगी जिसके कारण वायरस को उन 5 किंगडम्स में से कहीं भी जगह नहीं मिलती। वो इन सबसे परे हैं, अपने आप में एक अलग ही पहेली। और ये हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति हमेशा हमारे बनाए गए बॉक्सेस में फिट नहीं होती। तो काफी लंबी यात्रा रही ये अदृश्य दुनिया की। चलिए अब इस पूरी बातचीत की सबसे जरूरी बातों को, मतलब कि टेकअवेज को, एक जगह समेट लेते हैं। अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ 3 बातें साथ लेकर जानी हो तो वो ये हैं। पहली, जिंदगी को समझने का नक्शा है विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम। दूसरी, जिंदगी का सबसे बड़ा बंटवारा सेल के लेवल पर है। एक तरफ सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल। और तीसरी और आखिरी बात, वायरस। ये इस खेल के सबसे बड़े बागी हैं जो किसी नियम को नहीं मानते। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर वायरस, जो न पूरी तरह से जिंदा है न पूरी तरह से बेजान, अगर ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बीच की लाइन को ही मिटा देते हैं, तो ये खुद जीवन की शुरुआत के बारे में हमें क्या इशारा दे रहे हैं?